दिन रात फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर गुजारने वाले लोगों को क्या इस बात का पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर, जीमेल और गूगल खुलता भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही एक देश है चीन, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक शुमार होता है। लेकिन चीन की यह ताकत चीनी खिलौनों, चीनी सामान, मेड इन चाइना प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में अमेरिकी बाज़ारों से लेकर भारतीय बाज़ारों तक में व्याप्त है, उस देश की अंदरूनी स्थिति को, वहाँ के जनजीवन को, वहाँ के खान पान को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को, वहाँ के भवनों और शहरों के बारे में दुनिया उतनी ही कम जानती है। एक लेखक का कहना है कि चीन एक ऐसा देश है जैसे बंद सीपी, इसके अंदर क्या है किसे पता। और जो यह लिखता है, जो लेखक, वही लेखक जब चीन जाता है तो उसे कैसे देखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है चीनी मिट्टी। रणविजय इसके लेखक हैं। रणविजय, जिन्होंने अपने 2 कहानी संग्रहों और 2 उपन्यासों से हिंदी साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी से स्नातक हैं और भारतीय रेल से जुड़े हुए हैं। इतिहास, साहित्य, राजनीति विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उनकी गहरी रुचि के विषय हैं। उनकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें दर्द मास्ता है, दिल है छोटा सा, ड्रैगन्स गेम, भोर उसके हिस्से की। कुछ पुस्तकों की चर्चा यहाँ साहित्य तक पर भी हो चुकी है। अगर आप देखेंगे, हमारे कार्यक्रम को सर्च करेंगे तो रणविजय मिल जाएंगे। लेखकी कौशल है उनके पास, भाषा है उनके पास, और यह पुस्तक चीनी मिट्टी उनके चीन यात्रा का एक विवरण है, एक यात्रा वृतांत है। उस देश को, जिसे बंद देश या जिसके बारे में भारत की जानकारी कुछ समय पहले तक हम चीन को 1962 के युद्ध से जानते हैं। यह जानते हैं कि उसने हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है। हम यह जानते हैं कि जब होली, दिवाली का अवसर आता है तो चीनी उत्पाद जो है भारत के, यहाँ तक कि रंग से लेकर दिए सलाई तक और झालर तक मेड इन चाइना यानी चीन में बने हुए आते हैं। चीनी सामान सस्ते होते हैं, एक बार उपयोग करो और उनको फेंक दो की अवधारणा पर केंद्रित होते हैं। सस्ते होते हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया है। जब तक चीनी उत्पादों के बहिष्कार की बात भी उठती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि गलवान घाटी में चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। लेकिन चीन ने अपनी यह ताकत कैसे अर्जित की, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की शिक्षा क्या है, वहाँ का कपड़ा क्या है, पहनावा, खान पान क्या है, विज्ञान क्या है, समाज क्या है, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? और यह वजह जो है तलाशने के लिए रणविजय वहाँ नहीं गए थे। रणविजय को एक सरकारी काम के लिए चीन भेजा जा रहा था। चूँकि भारतीय रेल से जुड़े हैं, मैंने बताया, उन्हें कार्यालयी काम से कहा गया कि आप जाओ और हुनान के एक शहर जुझाओ, उनको जाना था। यात्रा निर्धारित थी 6 दिन। कुछ समय, लगभग सप्ताह भर का समय रणविजय ने अपने लिए निकाला। सरकारी काम के दौरान तैयारी की और उनके अचेतन मन पर इस लाल झंडे वाले और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों वाले देश को देखने की कम से कम जो यात्रा है, उसमें इतने बड़े देश को 15 दिन में या 6 दिन में या 2-3 सप्ताह में नहीं देखा जा सकता। लेकिन इन्होंने जो भी समय मिला, उस समय में जो कुछ भी देखा
देखने के लिए नहीं देखा उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि लिखने के लिए नहीं देखा था मैंने, देखने के लिए देखा था। और जब कोविड काल के दौरान जब पूरी दुनिया बंद हुई, कुछ पोस्ट उन्होंने लिखी रणविजय ने, और उस पोस्ट की फेसबुक पोस्टों की तारीफ हुई और कहा गया कि उन्हें किताब की शक्ल में लाया जाए तो यह पुस्तक सामने है। रणविजय के पास मैंने पहले ही बताया कि चूँकि भाषा है तो वो लिखते बहुत अच्छा हैं। जो अध्याय इसमें है मैं उस पर पहले चर्चा कर लूँ, फिर बताऊंगा कि रणविजय ने किस तरह से इस किताब को किन शब्दों में अपनी बात को सामने रखा है, या चीन का जो खाका वो खींचते हैं वह उन्हीं के शब्दों में किस रूप में दिखता है। शंघाई ये पहुँचते हैं, वहाँ के दबंद से यह मत समझिए कि कोई बंद जैसी चीज़ है या अंग्रेजी की चीज़ है। यह एक नदी किनारे वहाँ जो पहले दिन पहुँचते हैं और रात में ही निकल जाते हैं, लगभग 8 बजे रात में पहुँचते हैं चीन, और किस तरह से नदी का किनारा है और वहाँ सफाई किस तरह से होती है, वहाँ का एक विवरण है। शंघाई से चांगशा गए हैं। जुझाओ में जो इनका पहला दिवस था, जुझाओ का जो राजा है चीन का मैकडोनाल्ड, और वहाँ पे जिस तरह से नन्ही बच्ची इनको देख के चौंकती है कि ये अपने जैसा आदमी नहीं है, और उसके साथ ही ये फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसका उल्लेख है। बुलेट ट्रेन, चूँकि रेलवे से जुड़े हैं तो इनका एक स्वप्न था कि बुलेट ट्रेन में मैं ज़रूर बैठूँगा। बुलेट ट्रेन का उल्लेख करते हुए वो बताते हैं कि किस तरह से बुलेट ट्रेन 500-600 किलोमीटर की दूरी तक के लिए जहाज़ की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय लेती है। सुरक्षा के लिए जहाज़ से भी बेहतर है, अगर उससे लंबी दूरियां हैं तब आप जहाज़ का उपयोग कर सकते हैं। और किस तरह से वह ट्रेन कुछ ही समय में सेकंडों के फासले में जो है 350 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ लेती है, जो हमारे यहाँ झटके भी लगते हैं, जो वहाँ नहीं होता है। बुलेट ट्रेन की जो जरूरी परी लोग फैंटा वाइल्ड पार्क की बात करते हैं, सैन लिटन बीजिंग की मस्त शाम की बात करते हैं, फॉरबिडन सिटी टेम्पल ऑफ हेवन की बात करते हैं, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की महान दीवार जिसका हम उल्लेख करते हैं, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ इनका क्या अनुभव है। और उसके बाद ज़मीन का जहाज़ मैगलेव ट्रेन शंघाई की एक बार फिर चढ़ते हैं, जिसको हम बुलेट ट्रेन कहते हैं। उनका कहना है कि चीन दरअसल जाने के लिए, देखने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल था, और वहाँ पहुँचते ही जब वे पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम जो है, मेरा जो इंजीनियर मन है, भले ही मैं इंजीनियरिंग के काम से आया हूँ, लेकिन मुझे जो साहित्यिक तलाश है वह भी देखना है। पर्ल टीवी टावर जिसको इन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, मैं चूँकि बोला था कि किस तरह से वो दर्ज करते हैं अपने विवरण को रणविजय की भाषा का और उनके शिल्प का, उनके कथन का आभास होगा। पर्ल टीवी टावर अपने नाम के अनुरूप ही सचमुच आसमान से गिरती किन्हीं मोतियों की माला जैसा दिख रहा है। इस वक्त उससे विभिन्न रंग के प्रकाशपुंज आकाश की तरफ नाचते हुए जा रहे हैं। इन रोशनियों का रश्मि पुंज एक सीधी रेखा में आसमान की हदों तक लकीर खींच देता है। इसी तरह का वाक्य विन्यास है, बहुत सारी फोटोएं इसके अंदर हैं। उनका कहना है कि चीनियों के लिए आसमान अपना है, लेकिन एक बात और भी है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखते हैं कि जहाँ चीनियों के लिए आसमान अपना है, लेकिन पैर जिस धरती पर पड़ते हैं वह धरती सरकारी है। वहाँ के मकान किसी भी व्यक्ति के मकान नहीं हैं, शहरों के। चीन का जो कृषक वर्ग है वह खेती कम क्षेत्र में करता है भारतीयों की तुलना में, लेकिन उत्पाद कई गुना अधिक करता है। उसकी वजह उनकी तकनीक और उनकी वैज्ञानिक ढंग है। पक्का साम्यवादी देश है, ज़मीनें आवंटित होती हैं, चाहे खेती की ज़मीन हो चाहे सरकारी ज़मीन हो। कृषि योग्य भूमि जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है उसकी मैं बात ही कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ भूभाग जो है कृषि के, जो भी ज़मीन पर हम भूभाग पर काम करते हैं उसमें हम अधिक उपज नहीं पैदा कर पाते। उसकी वजह हमारी व्यवस्था है या हमारे किसान हैं। उसकी तुलना में जब रणविजय जो है चीन को देखते हैं, चीन की तरक्की को देखते हैं, उसकी स्मृति को देखते हैं, उसके विकास को देखते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई को देखते हैं और वहाँ के लोगों का अपनी भाषा के प्रति जो लगाव है उसको देखते हैं,
तो यह पता चलता है कि कितना कुछ व्यवस्थित है और तकनीक के ऊपर निर्भर रहते हुए भी चीन किस तरह से अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को वरीयता देता है। उनका कहना है कि शायद भाषा के प्रति यह गरिमा चीन के अंदर इसलिए भी है क्योंकि चीन जो है कभी भी किसी भी यूरोपीय देश का उपनिवेश उस रूप में नहीं रहा है। और ये जो दीवार थी, जो चीन की दीवार बनी है, उसका उल्लेख वो करते हैं कि ये जो है अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में राजाओं ने बनवाई थी, जो एक दूसरे से जुड़ी थी। जो जमीनी स्तर पर जो लोग आक्रमण करते थे, स्थानीय राजा, उनसे बचाव के लिए बनी थी। तो चीन को समझने के लिए और चीन के कुछ शहरों को समझने के लिए, और वो शहर बानगी हैं चीन की पूरी व्यवस्था को समझने के लिए, यह पुस्तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे हिंद युग्म ने प्रकाशित किया है। 299 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 208। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।